नेम इज मेघा मलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं हमारे राजस्थान बोर्ड को और उसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 यानी कि पार्ट 12 लखनवी अंदाज। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं यशपाल जी। तो लखनवी अंदाज इसका मतलब क्या है और पीछे क्या दे रखा है? पीछे जी हमें दे रखी है एक ट्रेन। तो ट्रेन के बारे में एक स्टोरी है जिसमें जब हम सफ़र करते हैं तो सफ़र करते वक्त क्या होता है भाई, ट्रेन में हमको बहुत टाइप के लोग मिलते हैं। तो ऐसे ही एक नवाब टाइप के साहब थे, मतलब नवाब थे थोड़े से, जैसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फैमिली जैसे लगते हैं ना, वैसे थे। और उनके अंदाज के बारे में बताया है कि उनका अंदाज कैसा था। तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आज पढ़ेंगे, आज इसको कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन आंसर्स। तो बिना देरी किए शुरू कर देते हैं हमारा चैप्टर। और उससे पहले हम समझेंगे जीवन परिचय लेखक जी का, जो कि कौन है? यशपाल जी। जीवन परिचय क्या है? यशपाल हिंदी के यशस्वी उपन्यासकार थे, यानी कि एक नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, कहानीकार थे और निबंधकार है, थे नहीं है। इनका जन्म सन 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिता हीरालाल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर के भूपल गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? इनके पिता का नाम था हीरालाल और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर भूपल गांव में रहते थे और वहां एक दुकान चलाते थे। इनकी माता का नाम है प्रेमा और एक अनाथालय में अध्यापिका थी, यानी वो एक टीचर थी जो कि क्या था, एक अनाथालय था। आगे देखते हैं। यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई है और इनकी माता जो थी उन्हें महर्षि दयानंद का सच्चा सिपाही बनाना चाहती थी। वो क्या चाहती थी कि मेरा बेटा जो हो वो क्या बने, एक सच्चा सिपाही बने। अतः उन्हें गुरुकुल कांगड़ी पढ़ने के लिए भेज दिया। लेखक अस्वस्थ रहते थे, मतलब ठीक नहीं रहते थे, उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता था। अतः उन्होंने कांगड़ी जो है वो छोड़ दिया और बीए की शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त की। यहाँ पर उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ। अतः इन्होंने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव के साथ उन्होंने खूब काम किया। चंद्रशेखर के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के कमांडर इन चीफ बने और 1936 में उनकी रुचि जो है वो साम्यवादी विचारधाराओं में हुई। तभी लखनऊ के विप्लव पत्रिका निकालना आरंभ किया और उन्होंने दिसंबर 1952 में वियना विश्व शांति कांग्रेस में भाग लिया। सन 1976 में उनका क्या हो गया, देहावसान हो गया। ठीक है, तो ये इनके जीवन के बारे में था। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। तो यशपाल जी मुख्य रूप से क्या थे, एक उपन्यासकार थे। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं भाई? देशद्रोही, दादा कामरेड, अमिता, दिव्या, मेरी तेरी उसकी बात तथा झूठा सच। इन्होंने 200 से अधिक कहानियां भी लिखी हैं। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह जो है वो निम्नलिखित है। कौन कौन से? पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता आदि, ये कहानियां थी इनकी। ठीक है, कितनी अच्छी अच्छी नाम है, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञानदान। इसके साथ ही इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह भी हैं, जिसमें है बीबी जी कहती है, मेरा चेहरा रौबीला है, देखा सोचा समझा, गांधीवाद की शव परीक्षा, राम राज्य की कथा, चक्कर क्लब, मार्क्सवाद, बात बात में बात, न्याय का संघर्ष और जग का मुजरा। तो ये कुछ इनकी और कहानियां थी। भाषा शैली की अगर बात करें तो ये किस तरह की भाषा लिखते थे? तो यशपाल की सहज तथा स्वाभाविक बोलचाल की भाषा है। इनकी शैली वर्णनात्मक यानी कि वर्णन करते हुए होगी, यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करते हुए होगी। चित्रात्मक होगी, मतलब एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा कहानी के रूप में। भावपूर्ण तथा प्रवाहमयी, एक तो इमोशनल और एक फ्लो होता है ना एक स्टोरी में। कभी कभी क्या होता है, स्टोरी कैसी होती है, थोड़े से ब्रेक आ जाते हैं उसमें, लेकिन इनकी स्टोरी आपको कैसे लगेगी, बिल्कुल फ्लो के साथ चलती रह रही है। इनके द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी? लखनवी अंदाज पतन की तरफ जाते हुए सामंती वर्ग पर कटाक्ष करती है। सामंती वर्ग यानी कि जो लोग अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, मतलब समाज से अपने आप को थोड़ा ऊंचा दिखाते हैं, उनके ऊपर क्या कर रही है, कटाक्ष कर रही है। इसमें लेखक ने उर्दू मिश्रित बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, यानी आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, उर्दू के शब्द जो हैं वो मिलेंगे।
इसमें उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। आपको उर्दू भी मिलेगा, अंग्रेजी भी मिलेंगे और हिंदी के शब्द भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनकी भाषा शैली थी। आगे देखिए, जैसे मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चलने की उतावली में फुकार रही थी और भी सेकंड क्लास, किफायत, गुमान, मैदा, तहजीब, नफासत, नजाकत, एब्स्ट्रैक्ट आदि शब्द जो है आपको मिलेंगे। तो उसमें कुछ शब्द जैसे इंग्लिश वर्ड्स हैं, कुछ उर्दू हैं और कुछ हिंदी हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है शुद्ध संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, प्रमुखता से प्रयोग किए हैं, जैसे कि तृप्ति, प्लावित, स्फुरण, सुंदर, ये कुछ शब्द हैं जो इन्होंने अपनी कहानी में यूज किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें और समझते हैं हमारे चैप्टर को। यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है, लखनवी अंदाज। तो शुरू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर में क्या है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रेन जो है, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन में हमको बहुत तरह के लोग मिलते हैं कि कुछ थोड़े से हाई क्लास के भी हो सकते हैं, कुछ थोड़े से मीडियम भी हो सकते हैं। तो उस टाइम पर कैसे एक भद्र व्यक्ति, मतलब कि एक थोड़ा सा जाना माना व्यक्ति जो है वो कैसे बिहेव करता है एक सामने वाले दूसरे व्यक्ति के साथ, इसके बारे में है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा ताज़ा सा खीरा दिख रहा होगा, तो इस चैप्टर में हम खीरे के बारे में बात करेंगे। है नहीं मेरे पास, तो मैं सारी चीज़ें कर करके दिखाती आपको। ठीक है, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। मुफस्सिल मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह, यानी एक बीच का सेंटर जहां के आसपास जो है बहुत सारे स्थान होते हैं, तो वहां से एक ट्रेन, मतलब एक जगह की बात हो रही है, उस जगह से क्या है कि ट्रेन निकलने के लिए होती है, तो वहां पर आसपास बहुत सारे स्थान हैं और उसी के बीच का एक सेंटर पॉइंट जिसको बोलते हैं उसे मुफस्सिल कहते हैं। ठीक है, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन में क्या हुआ, चल पड़ने वाली थी, यानी कि स्टार्ट होने वाली थी। और सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास है ना, सेकंड क्लास में जैसे होती है ना फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ट्रेन में ऐसे कैटेगरीज होती हैं। तो सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में। ये कौन बोल रहा है, ये लेखक जो है वो बता रहे हैं कि भाई मुझे दूर तो जाना नहीं था, लेकिन मुझे कहानी लिखनी थी, और कहानी को लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए था, मुझे एकांत चाहिए था। तो सेकंड क्लास था, लेकिन वो ज़्यादा महंगा भी था, मतलब ज़्यादा दाम थे, बट मुझे लगा कि मुझे अपने कहानी के बारे में कुछ सोचना है, कुछ लिखना है, तो इसलिए वो उस सेकंड क्लास डब्बे में बैठ गए कि यहाँ पर बैठ के एकांत में कुछ सोच पाऊंगा, लिख पाऊंगा। भले ही थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग रहा था, जैसे होता है ना कि हम अगर ज़्यादा दूर के लिए जाते हैं तो हमारे मन में क्या होता है कि दूर जाना है तो फिर अच्छे से आराम से बढ़िया एसी वेसी का टिकट ले लें, और जब लगता है कि अरे जयपुर यहीं आसपास ही कहीं जाना है तो सोचते हैं इतना महंगा क्या को टिकट ले, थोड़ी देर की तो बात है, सस्ते में बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक जो है उनको कुछ लिखना था, एकांत चाहिए था, तो उन्होंने थोड़ा सेकंड क्लास का जो है वो टिकट लेकर बैठ गए। ठीक है, आगे क्या करते हैं, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया, और देखा कि भाई खिड़की से बैठ के प्राकृतिक दृश्य देखूंगा और बढ़िया सा कुछ लिखूंगा, उसके लिए उन्होंने सेकंड क्लास का ले लिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा जो था वो निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन जो हैं बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। गाड़ी शुरू हो गई चलना और वो चढ़ के दौड़ करके बैठ गए। अब जब वो बैठे तो उनको लगा कि भाई मैं जहां बैठूंगा उस डब्बे में तो कोई होगा ही नहीं, लेकिन जैसे ही बैठे तो सामने कौन था, सामने एक सफेद पोश यानी कि एक डिसेंट सा इंसान जो है, जेंटलमैन टाइप का, वो बैठा हुआ था। अब जब वो बैठा था तो उसको थोड़ा सा लगा कि भाई जो था वो कैसे बैठा हुआ था, सुविधा से पालथी वालथी मार के बैठा था आराम से। अब जैसे ही लेखक साहब जो हैं वो चले गए और उन्होंने देखा, उनको लगा कि भाई डिब्बा जो है वो निर्जन होगा, यानी कि खाली होगा, उसमें कोई नहीं होगा, लेकिन उसमें लखनवी नवाब जो थे, नवाब साहब जिन्हें हम क्या कहेंगे, नवाब साहब बैठे थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सामने दो ताजे चिकने खीरे जो हैं वो तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या फिर खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच में हो। क्या होता है
कि जैसे वो चढ़ते हैं ट्रेन में तो सामने उनकी क्या था, एक तौली पे बढ़िया से 2 चिकने चिकने खीरे रखे हुए थे। मैंने तो एक ही लगा दिया, समझ लो ऐसे 2 थे, है ना। तो 2 चिकने चिकने खीरे पड़े थे। अब जैसे ही वो एकदम से ट्रेन में चढ़ गए और सामने देखा कि भैया उन्होंने तो ऐसे तौलिए पे खीरे चमका के रखे हैं, उनको लगा कि भाई शायद इनको मेरे आने की वजह से थोड़ा सा इनको असुविधा हुई है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे नवाब साहब टाइप के जो व्यक्ति हैं वो खीरे का शौक फरमाते हैं, मतलब खीरे उनको अच्छे लगते हैं। तो ये सोच करके जो नवाब साहब थे वो थोड़े से ऐसे अनकंफर्टेबल से हो गए। ये सब चीजें जो हैं उन्होंने अंदाजा लगाई लेखक ने, ठीक है। तो इस तरह से एकांत का जो था वो उसकी वजह से उनको असंतोष सा होने लगा कि कहाँ वो आराम से बैठे थे और उन्होंने कुछ प्लानिंग की होगी खीरे वीरे खाने की, लेकिन अब सामने कोई और आ गया तो उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। होते हैं काफ़ी लोग जिनको ट्रेन में जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, जो क्योंकि वो ज़्यादा रेगुलर नहीं जाते होंगे या कोई भी और चीज़ हो सकती है, किसी के सामने खाने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर मेरी बात करूँ, मैं ट्रेन में बैठी नहीं, ट्रेन में मतलब जब तक मैं कॉलेज में आ गई, समझ लो मेरी शादी हुई उससे पहले मैं ट्रेन में बैठी होंगी 2 से 3 बार, उसके बाद बैठी नहीं। और उसके बाद मैंने ट्रेन में जब बैठना शुरू किया, भाई कभी आना जाना होता था, दिल्ली से यहाँ पर अप डाउन होता था, तो तब मैंने ट्रेन में बहुत सफ़र किया। तो स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत ऐसे लगता था, कुछ खाने का ऐसा लगता था अरे कैसे खाऊं, बैठने में भी मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल सा लगता था, कैसे बैठे, सामने सब लोग बैठे हैं, कुछ खाएं तो सामने ऐसे बैठे हैं सब लोग, तो अनकंफर्टेबल लगता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस चीज़ की आदत पड़ गई कि अरे अब जब बैठना ही है, सफ़र करना ही है तो चलो करो। तो हर एक चीज़ में ढलने में टाइम लगता है। अब वो लखनऊ जी नवाब साहब जो थे वो, उनको जैसे उन्होंने देखा सामने कोई और आके बैठ गया और उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनको लग रहा था कि खीरे खा रहे हैं तो थोड़े से अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं, तो उस चक्कर में वो थोड़े से असंतोष दिखाई दिया उनके ऊपर। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठ करके आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। जो नवाब साहब थे वो सामने बैठे थे तो उन्होंने ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हाँ अरे आइए आइए बैठिए 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 करके, जो है ना ट्रेन में सब लोग बातें करने लग जाते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आपका कहाँ तक है, अच्छा हम तो इधर जा रहे हैं, आप वहाँ पे रहते हो या घूमने जा रहे हो, ब्ला ब्ला हम बातें करते हैं। बट नवाब साहब ने ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और मैं मतलब कि लेखक जो है वो भी कह रहे हैं कि मैं भी जो हूँ सामने की बर्थ पे आत्मसम्मान के साथ विद रिस्पेक्ट जो है मैंने आंखें चुरा ली कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो मैं भी ऐसे करके यूँ बैठ गया। होता है ना, सोच लो, अब समझ लो कि कैसी सिचुएशन होगी, है ना, कि ट्रेन में बैठे हैं, सामने से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा और हम फिर कैसे रिएक्ट करते हैं। खाली नहीं होगा, खाली बैठे होगा ना, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, ठीक है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। खाली बैठे मतलब वो जब बैठे थे तो उन्होंने क्या किया, बैठे बैठे अब वो कल्पना करने लगे, मतलब सोचने लगे। क्या सोचने लगे कि नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि नवाब साहब ऐसे संकोच दिखा रहे हैं, ऐसे थोड़े से हेजिटेट हो रहे हैं, थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो उसके बारे में सोचने लगे। होता है ना, कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हम कि लगता है इनको खीरे खाने थे, लेकिन अब मैं आ गया तो कैसे खीरे खाएंगे, और इनको शर्म आ रही होगी मेरे सामने खीरे खाने में, या शायद इनको किसी अलग तरीके से बैठना होगा, अभी मेरे सामने कैसे बैठेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे अनुमान करने लगे। अब वो क्या करने लगे, संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। भाई किफ़ायत यानी कि आराम से, मतलब क्या होता है, सही खर्च में जो है मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा होगा। और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेदपोश के सामने जो है खीरा कैसे खाए। अब उनको क्या लग रहा था, नवाब साहब ने जो सेकंड क्लास का नवाब साहब तो बैठे ही थे सेकंड क्लास में, लेखक जी जो हैं वो भी बैठे थे। अब वो अनुमान लगा रहे थे कि शायद इनको लग रहा होगा कि अब मेरे सामने जो है मैं भी एक सफ़ेदपोश यानी कि मैं भी एक रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ, और मेरे सामने अब एक खीरा कैसे खाएंगे। एक चीज़ इनको ये लग रही थी, और दूसरी चीज़ ये लग रही थी कि भाई जो उन्होंने सोच के रखा था कि किफ़ायत सही पैसों में, सही बजट में मैं जो सेकंड क्लास में आके बैठा हूँ, अब कोई और आके शहर का जो कोई और व्यक्ति जो है वो आके बैठ गया है, तो वो चीज़ उनको गवारा नहीं हो रही थी। तो कुछ ऐसे वो अनुमान लगा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते हैं। कनखी नजर, तिरछी नजरों से वो नवाब साहब को देख रहे थे। अब वो सामने बैठे, वो इधर बैठे। ठीक है, आप अगर बुक में भी देखोगे तो आपको ऐसे पिक्चर दिखेगी कि एक तरफ नवाब साहब बैठे, एक तरफ दूसरे वो लेखक जो है वो बैठे हैं।
अब वो कनकी मतलब टेढ़ी टेढ़ी आंखों से उनको देख रहे थे तो नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर उसकी स्थिति पर गौर करते और देख रहे थे कि भैया ना नवाब साहब जो है वो भी देख रहे थे खिड़की से कि ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके देख रहे थे कि क्या कर रहा है सामने वाला, कैसे है। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब उन्होंने क्या बोला, एकदम से वो नवाब साहब जो थे ऐसे बैठे थे खिड़की में यूं, फिर बोले ओह आदाब अर्ज, मतलब ये क्या है, एक अभिवादन करने का एक तरीका होता है। तो उन्होंने ऐसे संबोधन किया कि जनाब खीरे फरमाएंगे, यानी खीरा खाएंगे आप। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोग की हरकत में लड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया शुक्रिया किबला शौक फरमाए। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि नवाब साहब जो थे वो एकदम से उनका जैसा परिवर्तन था कि भाई जैसे आए तब तो उन्होंने बहुत ऐसे अजीब सा कुछ हाय हेलो कुछ नहीं किया, कुछ ऐसे स्माइल पास नहीं किया, कुछ इस तरह से दिखाया नहीं इंटरेस्ट कि हाँ भाई हाँ कोई आया है बैठा है। लेकिन अब एकदम से उन्होंने ऐसे बोला कि शौक फरमाएंगे, खीरा खाएंगे। तब उन्होंने देखा कि भाई इन्होंने क्या किया है, भांप लिया कि आप शराफत का क्या कर रहे हो, भ्रम है आपको। गुमान मीन्स क्या होता है, भ्रम, है ना। शराफत का जो भ्रम है वो दिखा रहे हैं कि मुझे क्या समझ रहे हैं, मामूली टाइप का व्यक्ति संबंध जो बाकी के लोग करते हैं उस तरह से मेरे को भी ऐसे ऑफर दे रहे हैं कि लो खाओ, जबकि अंदर से उनको पता है कि मैं उनको समझ में नहीं आ रहा हूँ, कि उनको मैं अनकंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ। लेकिन अब सामने थे तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे दिखाया कि लो भाई खीरे खाओ, और उसने क्या कह दिया कि उन्होंने जवाब दे दिया, यानी कि लेखक साहब ने जवाब दे दिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, किबला शौक फरमाए कि भाई आप ही जो हैं आप खाएं, मुझे नहीं खाना है, थैंक यू मतलब पूछने के लिए। इस तरह से उन्होंने बोला। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा, गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील करके फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। क्या किया उन्होंने, इस तरह से उन्होंने बढ़िया से काटना शुरू किया। क्या किया, उन्होंने तौलिया उठाया, लोटा लिया, पानी भरा और उस पानी था उसमें, और उससे खीरों को धोया। फिर खीरों को धो करके बढ़िया सा तौलिया बिछा करके उस पे उन्होंने क्या किया, करीने मतलब कि किनारों से फांके काटना शुरू की। ठीक है, क्या किया, इस तरह से उन्होंने फांके वाके काट के चाकुओं को निकाल के फांके काटना शुरू की। और पहले वो करते हैं ना ऐसे खीरे को कट करके ऐसे ऐसे उनको झाग निकालते यूं करके, तो वो सारा वो सब किया, जैसे झाग वाग गोद करके झाग निकाला, ये सब किया। इस सबको करके उन्होंने एकदम बढ़िया से तौलिए पे जो है वो खीरे बिछा दिए, है ना, खीरे बिछा दिए। अब आगे देखो कुछ लोग होते हैं कि ट्रेन में जाते हैं तो बड़े अलग अलग टाइप की चीज़ें लेके जाते हैं। मेरा एक किस्सा बताती हूँ ट्रेन का। क्या हुआ था, हम घूमने गए थे तो हमारा सफ़र बहुत बड़ा था, और मतलब घर से तो निकले थे खाना वाना, लेकिन फिर जब रिटर्न में आ रहे थे तो कुछ था ही नहीं। हमने सोचा चलो ट्रेन में खा लेंगे या कहीं से ऑर्डर कर लेंगे, चलो हो जाएगा। अब जब तक हम ऑर्डर करें, हमारा ऑर्डर आए, तो क्या हुआ, सामने की बर्थ पे जो है, सामने की सीट पर जो है एक गुजराती फैमिली बैठी थी। बहुत बड़ी फैमिली थी उनकी, कम से कम 15-20 लोग होंगे। सब लोग बैठे थे, कोई कहाँ बैठा है कोई कहाँ बैठा है, और हम दोनों थे हस्बैंड वाइफ। अब क्या हुआ कि भूख लग रही थी हमको बहुत, और वो पूरी गुजराती फैमिली जो है बढ़िया से भेल पूरी बना रहे हैं, और भी जो जो चीज़ लेकर आए थे वो सब बढ़िया से खा रहे थे। और हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के देख रहे थे कि यार ये लोग खा रहे हैं और हमें बड़ी भूख लग रही है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो बढ़िया तरीके से ट्रेन में जो है अपने खाने को एक अलग तरीके से खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, जैसे साथ में निकलना, फिर सब कुछ लेके जाना, खाना। तो अब वो जो है नवाब साहब जो है वो क्या कर रहे थे, वो बढ़िया से खीरों को काट वाट के सजा करके ऐसे तौलिए पे उन्होंने फांके फांके जो है बिछा दी थी। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। अब ये बता रहे हैं लखनऊ स्टेशन पे कि लखनऊ स्टेशन पे क्या होता है भाई, खीरा वीरा जो है वो बेचा जाता है और उसको किस तरह से दिखाया जाता है, किस तरह से वो दिया जाता है। तो इस तरह का सारा चीज जो है उनको पता था कि लखनऊ में ऐसे होता है। तो क्या करते हैं वो लोग कि जो ग्राहक होते हैं उनको फांके में काट के देते हैं, फिर उस पर नमक जीरा जो है बुरक देते हैं, और सामने और या तो फिर पुड़िया दे देते हैं, लो भाई आप ये इसमें से नमक वमक लगा के खा लेना। तो ऐसा होता था लखनऊ के स्टेशन पे, इस तरह से खीरा मिलता था। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे के फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की
सुर्खी बुरक दी, ठीक है, यानी चुटकियां, जो चुटकी है वो बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे से रसास्वादान की कल्पना से प्लावित हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, जो सुर्खी मतलब होता है चुटकी, ऐसे लेके उन्होंने क्या कर दी, नमक और जीरे की जो है उन्होंने ऐसे पूरी ऐसे बुर दी है ना, अब समझ लो यार कि ऐसे ऐसे करके छिड़क दिया उसके ऊपर। उसके प्रत्येक भाव से, मतलब उसके हर एक चीज से क्या हो रहा था, जबड़ों से क्या लग रहा था, स्फुरण से स्पष्ट हो रहा था, मतलब पता चल रहा था कि क्या कर रहे हैं, उस प्रक्रिया में पता चल रहा था कि उनके मुख में क्या हो रहा है, रसास्वादन आ रहा है, मतलब मुंह में जो है रस आ रहा है, और उसकी कल्पना से क्या हो रहा है, प्लावित, मतलब कि पूरा मुंह जो है वो पानी से भर रहा है। लगता है इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते सबके मन में अगर होगा कि अरे यार हमको भी खीरा खाना है, तो साथ में लेके बैठ जाना, काट के खा लेना, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा था। अब आप सोचो कि जब एक कोई खीरा काटता है और उसको बड़ा ऐसा लगता है कि अरे खीरा खाना है, खीरा खाना है, और उसमें बढ़िया से मसाले वसाले लगा के आप खा रहे हो, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें वो कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह से पानी आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। उन्होंने क्या करा, यानी कि लेखक साहब जो है वो उनको तिरछी तिरछी नजरों से देख रहे थे। बोले बैठे तो ऐसे हैं जैसे हाँ रेस्पेक्टेड पर्सन जो हैं, नवाब साहब टाइप के हैं, लेकिन जो उनके शौक हैं वो कैसे हैं कि भाई ये खीरे वीरे काट के खाना, जो लोकल लोग जो होते हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं उसके हिसाब से ऐसे शौक जो हैं वो भी ये फरमाते हैं। तो लोगों से बचने के लिए उन्होंने इस तरह से किया, लेकिन असलियत जो है इनकी दिख रही है कि ऐसे सामने बैठे। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो फिर नवाब साहब ने फिर से बोला कि शौक कीजिए, मतलब लीजिए, खाइए, और ये लखनऊ का क्या है, बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब जो है महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। फिर क्या उन्होंने किया, नमक मिर्च मिर्च लगा हुआ था, तो जो लेखक साहब थे उनको बड़ा मस्त लग रहा था, यार मन तो बहुत है खाने का, लेकिन मना कर चुके थे। अब जब मना कर चुके थे तो फिर कहाँ से खाते, तो उन्होंने फिर सोचा कि आत्मसम्मान यही है कि एक चीज के लिए मना कर दिया तो फिर मना ही कर दो, फिर खाने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया कि आत्मसम्मान के साथ बोलते नहीं नहीं आप खाइए, मैं जो हूँ मेरे को थोड़ा सा तलब जो है महसूस नहीं हो रही, मतलब मेरी इच्छा नहीं हो रही है, और मेरा जो मैदा यानी कि मेरा जो पेट है, मेरा जो पेट है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ सा ही है, तो आप जो है आप ही खाइए, थैंक यू सो मच, ऐसे उन्होंने बोल दिया। सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च नवाब साहब ने के संयोग से चमकते खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर आया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादान कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अरे बाबा, अब क्या हुआ, नवाब साहब ने क्या किया, उन्होंने जो है अपनी नवाबी दिखाने के लिए एक अलग ही तरीका दिखा दिया। उन्होंने क्या किया, उठाया फांक, लिया, सामने लाए, सूंघा, आहा, फिर उनके मुंह में पानी आया, उस पानी को उन्होंने पी लिया, और फिर उन्होंने क्या किया, उठाया फांक और खिड़की से एक फेंक दिया। तो ये सब चीजें उन्होंने सारी चीजें की। आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब ने क्या किया, ऐसे ऐसे करके एक एक फांक उठाई, ऐसा स्मेल किया, उसके स्मेल से रस आया, तलब हुई, उस रस को ही पी लिया और सोचा आहा खा लिया और फेंक दिया। ऐसे करके 1 बाय 1 उसने सारी फांके जो है ये फेंक दी, और फेंक के ऐसे दिखाया, ऐसे देखा किनको, लेखक साहब को, कि मानो क्या कर रहे हैं, यही है रईसों का तरीका, हम ऐसे ही खाते हैं। तो ऐसा उन्होंने दिखाया।
तो ये उनके अंदर क्या था, एक एटीट्यूड था नवाबों वाला दिखाने का, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था कि आराम से बैठ के खीरे खाऊंगा, लेकिन सामने कोई और आ गया। अब सामने कोई और आ गया, नवाब साहब को खीरे खाते हुए देखेगा तो उसको लगा कि मेरा थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा लो हो जाएगा। उस चीज़ को उन्होंने कवर अप करने के लिए ऐसे से कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। आगे नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब उन्होंने इतनी सारी जो तैयारियां की थी, बढ़िया से काटा वाटा था और इसे सजाया था, फिर उनपे नमक वमक लगाया था, जीरा लगाया था, फिर उसको सूंघ सूंघ के ऐसे करके फेंक रहे थे। तो ये सब करके वो थक गए कि भैया अब तो हम बहुत थक गए, हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। हमें क्या करना पड़ा, तस्लीम। तस्लीम मतलब होता है सम्मान, है ना, सम्मान। क्या करना पड़ा, हमको सम्मान में सिर खम करना पड़ा, भाई सिर झुकाना पड़ा कि हाँ भैया आप लोग नवाब साहब हो, कुछ भी कर सकते हो। ये है खानदानी तहजीब। ये क्या है, ये खानदानी तहजीब है, यानी कि एक शिष्टता है। नफाजत, नफाजत मीन्स क्या होता है कि स्वच्छता के साथ। ठीक है, स्वच्छता, नफाजत मतलब स्वच्छता, कि कितना अच्छे से तरीके से धोया, काटा, लगाया, नमक मिर्च, है ना, तो ये सब चीज़ें उन्होंने किया। और नजाकत, नजाकत मतलब होता है कोमलता, बहुत ही सॉफ्टली जो है उन्होंने इन चीज़ों को दिखाया और उनको कट कट करके ऐसे ऐसे स्मेल कर करके फेंका। तो एक बहुत सॉफ्टनेस के साथ उन्होंने इस चीज़ को कंप्लीट किया। आगे बढ़े, यस आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट हो जाने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जो है जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति जो है वो हो सकती है। अब उन्होंने क्या बोला कि वो गौर कर रहे थे, कौन, लेखक, वो गौर कर रहे थे कि ऐसे हो सकता है कि लोग खीरा उसको स्मेल करो और उसको स्मेल करके उसके रस के स्वाद से ही आपका पेट जो है भर जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। ये तो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एक अमूर्त तरीका है, मतलब एक क्या बोलते हैं, रियल नहीं है ना, ये तो आप थॉट्स में देख रहे हो ना, अच्छा खा लिया भैया पेट भर गया, ऐसे रियल में थोड़ी बड़ा है पेट, वो तो खाएंगे तभी पेट भरेगा, या जो भी आप खाओगे तो उसका तभी आपको स्वाद आएगा जब उसको आप रियलिटी में खाओगे। उन्होंने तो क्या किया, सूंघ सूंघ के फेंक दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तभी मतलब ऐसे करके जो हमारा पेट है उसकी तृप्ति हो सकती है। नवाब साहब की ओर भरे पेट से ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। क्या लगा कि उनका जो पेट है उसे लगा कि हाँ भाई मान लो उन्होंने खीरा खा लिया और उनकी डकार आ रही है। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, क्या कहा, उन्होंने कहा खीरा लजीज होता है, बढ़िया होता है, टेस्टी होता है, लजीज मतलब बढ़िया होता है, टेस्टी होता है, लेकिन होता है शकील। शकील मीन्स क्या होता है, आसानी से नहीं पचने वाला। ठीक है, आसानी से न पचने वाला। और उन्होंने क्या किया, नामुराद मैदे पर बोझ होता है, मतलब पेट के लिए क्या होता है, वो बोझ होता है, मतलब हैवी होता है। अब आप बताओ खीरा कभी हैवी होता है, खीरे में तो कितना बोलते हैं 90 या 95% तो वाटर ही होता है, तो वो तो फिर क्या कोई होता ही नहीं है। लेकिन अब उन्होंने दिखाने के लिए, अपनी नवाबी दिखाने के लिए, अपनी क्या बोलते हैं, अपना जो उन्होंने किया उस चीज को ढकने के लिए उन्होंने इन तरह की बातें जो है बोली। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। और तब जो है उनके ज्ञान के जो आंखें हैं, उनकी ज्ञान जो है वो खुल चुकी थी और उन्होंने पहचाना कि ये क्या है, नई कहानी के लेखक हैं, यानी कि ये क्या है, एक कहानी लिखने के लिए एक स्टोरी बन सकती है। इस तरह से लेखक ने ये सारी बातें कही। तो यहाँ पे अगर आप समझे तो क्या है कि भाई जो नवाब साहब थे वो क्या कर रहे थे, नवाब साहब जो है अपनी नवाबी जो है वो दिखा रहे थे, और उस चक्कर में देखो उन्होंने दिखावे के लिए क्या किया, खीरा भी नहीं खाया, उसको भी वेस्ट कर दिया, और ऊपर से दिखा रहे हैं कि हाँ ये होते हैं नवाब लोगों के शौक। ठीक है, आगे देखिए, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब ये देखो, शुरू कहाँ हुई थी स्टोरी, शुरू हुई थी कि जब लेखक जो थे उनको स्टोरी लिखना था, कुछ कहानी के बारे में समझना था, इसलिए उन्होंने 2nd क्लास का टिकट लिया था कि यहाँ बैठ के करूंगा, लेकिन वहां नवाब साहब मिल गए।
अब वो ये सोच रहे थे कि अगर बिना खीरा खाए डकार आ सकती है, पेट भर सकता है, तो फिर एक कहानी में पात्रों की जरूरत कैसे हो, पात्रों की जरूरत क्यों है? तो कहानी बिना पात्रों के लिख ले हुए, बिना किसी कोई चीज की स्टोरी की कहानी बन सकती है कि उसमें कोई पात्र नहीं हो, उसमें कोई कैरेक्टर नहीं हो और कहानी बन जाए। तो ये चीज जो है वो सोचने लगे कि भाई किसी कहानी के लिए हमको अगर कोई थॉट चाहिए, कोई घटना चाहिए, कोई पात्र चाहिए, तो इसकी इच्छा मात्र से, मतलब ये सिर्फ सोच ले कि हाँ एक कहानी में विचार चाहिए, एक कहानी में पात्र चाहिए, एक कहानी में कोई घटना चाहिए, बस ये सोच कर कि हमारी कहानी बन जाए, तो ऐसा हो सकता है? जी नहीं। कहानी तभी पूरी होगी जब उसमें कोई ना कोई होगा। जैसे ये कहानी अगर हमने पढ़ी तो इसमें भी था ना कोई, इसमें क्या था, इसमें भाई नवाब साहब थे, इसमें लेखक साहब थे, इसमें वो खीरे बेचने वाले का जो पूरा ओवरव्यू है वो सारी चीजें थी, तो सब था तभी कहानी बनी, वरना कहानी कैसे बनेगी? कहानी किसको कैसे सुनाओगे तुम? जब हम किसी को कहानी सुनाएंगे तो कोई ना कोई एक विचार होगा, वो सुनाएंगे, उस कहानी में कोई ना कोई पात्र होंगे, उनके बारे में बताएंगे, तभी कहानी पूरी होगी। तो ये चीज जो है वो सोचने लगे कि उनके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि जब बिना खीरा खाए पेट भर सकता है, तो फिर कहानी के लिए सिर्फ इच्छा ही सोच लो कि हाँ इसमें एक पात्र होना चाहिए तो कहानी हो जाती है। तो ये उन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर था कि भाई नवाब साहब जो है अपनी नवाबी दिखाने के चक्कर में क्या हो जाते हैं, उनका पेट जो है नहीं भरता है, भूखे रह जाते हैं और दिखाते ऐसे हैं कि हाँ हम ऐसे नवाबी टाइप के लोग होते हैं। क्लियर? बड़े आगे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के तनिक भी उत्सुक नहीं है? क्योंकि जब वो चढ़े तो उन्होंने ना उनसे कुछ अच्छे से उत्साह के साथ उनसे मिले, उल्टा वो थोड़ा सा असंतोष सा महसूस करने लगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से लगता है कि उनको उनके आने पर, ट्रेन में आने पर उनको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब जो है उनकी आंखों में एक एकांत के चिंतन में विघ्न पड़ गया था, यानी कि एक बाधा पड़ गई थी और असंतोष सा दिखाई दे रहा था। तथा लेखक के प्रति नवाब साहब ने संगति के लिए कोई भी विशेष उत्साह नहीं दिखाया। कि अगर हमको पता चल जाता है ना कि जब हम ट्रेन में बैठते तो हमको पता चल जाता है सामने वाला हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर आप कोई बात करते हो तो सामने वाला अगर बोलेगा हाँ अभी पता नहीं, अगर इतना इतना बोल रहा तो हम समझ जाते हैं कि यार उसको इंटरेस्ट नहीं हमसे बात करने में। और अगर जहां आपसे कोई एक की दो लाइनें बोलते हो तो आपको पता चल जाता है हाँ भाई ये बात करने में इंटरेस्ट है, तो फिर आप उस हिसाब से अपना बातचीत करते हो। तो ये सब चीजें दिख रही थी। इससे लेखक को स्वयं के प्रति क्या है, नवाब साहब की उदासीनता जो है उसका आभास हो गया था, मतलब वो चीज फील हो गई थी। प्रश्न 2 दे रखा है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से मतलब बहुत ही मुश्किलों से, बहुत तरीके से उन्होंने क्या किया था, खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका उनके ऊपर, है ना, और सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके स्वभाव को कैसा इंगित करता है? उन्होंने इसलिए किया कि भाई देखो 2 चीजें हो सकती है ना, मेरे हिसाब से भी और वैसे भी देखा जाए कि अगर आप इसको खुद से सोचो तो भाई आप जैसे खुद बहुत स्टैंडर्ड हो ना, बिल्कुल ऐसे बढ़िया हो, और आपने किसी को कुछ ऑफर किया और ऑफर करने पे उसने मना कर दिया, और अब आप वो मना की हुई चीज को ही खुद खा रहे हो, तो थोड़ा सा होता है। लेकिन हम लोगों में तो नहीं होता। अब नवाब साहब में था ऐसा कि उन्होंने, हम तो बोले अच्छा ठीक है नहीं खाने, उल्टा बचत हुई, हम ही खा लेंगे इसको। लेकिन नवाब साहब ने क्या सोचा होगा कि भाई जो चीज मैं खाऊंगा उसको एक नॉर्मल व्यक्ति जो है उसने मना कर दिया, तो उसको लगा कि अरे यार वो मना की हुई चीज को मैं फिर कैसे खा लूं, मतलब मैं ऐसे गया बिताऊं। तो ये चीज की वजह से उनको ऐसा लगा। और दूसरा कि भाई ऐसा करके उनके कैसे स्वभाव को इंगित होता है, भाई वो दिखाते हैं कि वो थोड़ा नवाबी टाइप का जो है उस चीज को वो दिखाते हैं और उस चीज का वो प्रदर्शन करते हैं कि नवाब लोग जो हैं वो अपनी नवाबी दिखाते हैं, अपने रहन सहन का तरीका वो सब लोगों से ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके स्वभाव जो हैं इसकी तरफ दिखाते हैं। देखते हैं नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेकर के जो लेखक ने अस्वीकृत कर दिया था, उस चीज के लिए मना कर दिया था, तो खीरे को खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी जूठी साख बनाए रखने के कश्मकश में उन्होंने क्या किया, नवाब साहब ने खीरे काटकर खाने की सोची। फिर उन्होंने सोचा होगा कि यार दिखावे के लिए क्या कर दूं, इसको बाहर फेंक देता हूं। पहले तो उनको लगा कि काट देता हूं, अगर वो खाएगा तो खाते खाते मैं भी खा लूंगा, लेकिन अब उसने मना कर दिया सामने वाले ने, तो उनको लगा कि अब मैं क्या करूं उसको, तो उन्होंने अपनी नवाबी दिखाने के लिए उसको क्या किया, बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अतः इसी इरादे से उसने खीरे को बाहर फेंक दिया और नवाब के इस स्वभाव से ऐसा लगता है कि वो क्या करते हैं, दिखावे की जिंदगी जीते हैं। खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए वो अपना नुकसान भी कर सकते हैं। खा लेते खीरा तो क्या चला जाता, पेट ही भरता उनका, कौन सा उनको वो फिर लेखक फिर कभी लाइफ में मिलते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी नवाबी वाली जो चीज़ है उसको ज़्यादा तवज्जो दिया। वाह, मैं भी कितना बढ़िया बढ़िया बोल रही हूँ।
बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार पे आप क्या बोलोगे? भाई बिना पात्रों के घटना कैसे लिखोगे, कैसे बताओगे? तो ये नहीं हो सकता है। अपने इस कथन द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखक पर व्यंग करते हुए क्या बोला है कि किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्व यानी कि कथा वस्तु होनी चाहिए, घटना होनी चाहिए, पात्र होना चाहिए आदि के बिना संभव नहीं होती है। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं, मतलब उनके जो डायलॉग्स होते हैं, संवाद में डायलॉग्स जो होते हैं वो कहे जाते हैं। ये कहानी के लिए क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, बहुत ही मेन फैक्टर्स होते हैं, तभी आपकी कहानी बनेगी, वरना कहानी नहीं बनती है। प्रश्न नंबर 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? भाई इस निबंध को हम क्या क्या नाम देंगे? सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने आंसर सोच लेना कि क्या क्या देंगे। भाई देखो, एक तो क्या दे सकते हैं, भाई लखनवी अंदाज है ना, तो ये तो मेन था। हम क्या दे सकते हैं? एक दे देना झूठी शान, है ना। एक दे सकते हो आप, क्या दिखा सकते हो? दिखावे की जिंदगी, है ना, दिखावा बोल सकते हो। और नवाबी तरीका बोल सकते हो, नवाबी शौक बोल सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे नाम है, आप अपने मन से दे सकते हो, और भी अच्छे अच्छे आपको अगर आते हैं तो। इस कहानी का नाम जो है झूठी शान रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के लिए उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया, जो उसको खाने का मन था उसको ही उसने नष्ट कर दिया। और आप नवाबी शौक लिख सकते हो कि नवाबी शौक दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह से चीज़ों को दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत करिए और इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। भाई चित्र प्रस्तुत करना है कि कैसे कैसे हुआ होगा। पहले उन्होंने खीरे लिए, फिर तौलिया बिछाया, फिर उसको धोया, लोटा निकाल के पानी लिया, उसको धोया, फिर उसको तौलिए से साफ किया, है ना, खीरों को पोंछा, फिर उसको रखा, फिर सलीके से उन्होंने क्या करे, टक 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 खीरे के पीसेस किए, फिर उन पर नमक वमक लगाया। ठीक है, और लगा करके उन्होंने उस चीज़ को सूंघा और बाहर फेंक दिया खिड़की से। और दूसरा बोला है, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस किस प्रकार की तैयारी करते हो? भाई और अलग अलग टाइप की जो अगर चीजें अगर आप बनाते हो और उस चीज का आपको क्या बोलते हैं, रस लेना होता है। अरे बाप रे, कितनी खाने की चीजें आएंगी, तो उस चीज का रस आप कैसे लोगे, उसके लिए क्या क्या तैयारी करोगे? तो भाई देखो, सबसे ज्यादा तैयारियां किस में होती है? एक तो होती है अचार में, है ना, कि जब हमको अचार डालते हैं तो अचार डाल के जब बार बार देखते हैं अरे अचार बना कि नहीं बना, तो क्या करते रहते हैं, उसको बार बार ऐसे उछालते रहते हैं कि ऊपर नीचे तेल वेल हो जाए, उसको देखते रहते हैं, चम्मच से उसको निकाल के देखते हैं कॉर्नर से कि अच्छा सही बना है या नहीं बना है, अभी गला है कि नहीं गला है, खट्टा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें करके जब तक वो तैयारी पूरी नहीं हो तब तक हमको उस चीज़ का टेस्ट आता है। दूसरा, आप जैसे खीर वीर बनाते हो तो खीर को भी देखते रहते हो बार बार कि खीर बनी है कि नहीं बनी है, जिसमें क्या होता है टाइम लगता है और हमको लगता है अरे बने कब बनेगी तो खाएंगे। तो ऐसी वाली चीज़ होती है। हलवा हो गया या कोई बढ़िया सी सब्जी हो गई, है ना, या कोई मिठाई हो गई, मिठाई बन रही है घर में, अरे बाप रे, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें से हमको क्या आता है, रस आता है। तो ऐसे ही आपको कोई एक दो चीज़ों के बारे में बताना है कि उसकी तैयारी के टाइम आप कैसे कैसे करते हो। जैसे अगर अचार होता है तो उस पर तेल देखते हो, उसको बार बार घुमा के देखते हो किनारों से कि भाई सही है कि नहीं, क्योंकि अचार को हम ऐसे सीधा घोप के बीच में से नहीं निकालते हैं, हम उसको साइड से धीरे धीरे निकालते हैं ना। और हलवे के लिए जैसे मान लो हलवे में हम बढ़िया से जब वो बन जाता है उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं, खीर में लगाते हैं। चलो भाई, हमारे मुंह में पानी आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में नवाब साहब जो हैं वो खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे से पानी से धोया, फिर उसके बाद करीने से काटा, उसको गोद कर कड़वा झाग निकाला, फिर खीरों को बहुत सावधानी से छील करके फांकों पर बहुत कायदे से जीरा वीरा लगाया। ठीक है, और बाकी ब्ला 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 कि इसके बाद एक एक करके उनकी फांकों को उठाते गए और सूंघ कर क्या कर रहे थे, खिड़कियों से फेंक रहे थे। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए हमने खीरे के पीसेस भी काट दिए। बड़े आगे। नेक्स्ट देखो क्या है भाई, एक तो हलवे वाले बात कर सकते हो कि हलवे का रस लेने के लिए हम उसे अच्छी तरह से प्लेट में रखते हैं, फिर उसको बढ़िया से काजू किशमिश डाल करके अच्छे से उसकी सजावट करते हैं, फिर उसको खाने के लिए परोसते हैं। ऐसे खीर का भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से, या और कोई भी तुमको फूड समझ में आ रहा है तो वो डाल देना। नेक्स्ट है, आम के अचार का रसा स्वादन करने के लिए हम क्या करते हैं, करीने यानी कि कॉर्नर से जो है उसको निकाल करके उसे उलट पुलट करके देखते हैं, फिर उसे खाने के लिए धीरे धीरे अपने मुंह के पास लाते हैं, फिर खट्टे से स्वाद का आनंद लेते हुए उसे खाते हैं। कैसे नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। अपने नवाबों की और भी सनकों के शौक जो हैं उनके बारे में पढ़ा होगा आपने नवाबों की और भी सनकों के और शौक के बारे में पढ़ा होगा। किसी एक के बारे में बताइए भाई, एक के बारे में बताओ, 2-3 बारे में देख लेंगे हम।
कि भाई नवाब साहब की सनक कहा जा सकता है ना, कि भाई उनकी सनक थी, उनको था कि खीरा खाना है, लेकिन खीरे के लिए उन्होंने एक अलग ही एटीट्यूड दिखा दिया अपना ना। तो प्रस्तुत पाठ में जो है हम खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब के दिखावटी जिंदगी का पता चलता है। इससे उनके सनकी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है कि वो थोड़े सनकी टाइप के थे, कि कुछ भी सोच लेते थे ना अपने हिसाब से, वैसे ही करना है। ऐसे कुछ और भी प्रसंग है कि भी नवाब साहब क्या करते हैं, शान शौकत के लिए बढ़िया से पैसे वैसे लुटाते रहते हैं, भले घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है। फिर चाहे उनके घर में पैसों की तंगी हो और क्यों ना हो, पर बाहर से वो क्या करते हैं, खूब पैसे वैसे लुटाते हैं। मतलब नवाब साहब के टाइप जो लोग होते हैं, नवाब टाइप के लोग, मतलब नवाब यानी कि ऐसा नहीं कि नवाब है ना, नवाब मीन्स कि जो ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहर से दिखाते हैं, भले अंदर से फकीर हो गए हो, लेकिन बाहर से दिखाएंगे कि अरे हम तो भाई स्टैंडर्ड है, हम तो ऐसे खाते हैं, हम तो वही खाते हैं, भले खाने को घर में कुछ नहीं हो। तो ऐसे लोगों की चीजें होती हैं। फिर किसी किसी को नाच गाने का शौक होता है, तो वो मुजरों उजरों पर भी खूब पैसा लुटाते हैं। झूठी समृद्धि को कायम करने के लिए वे किसी से भी लड़ने में बाज नहीं आते हैं। प्रेमचंद द्वारा एक रचित कहानी है जिसका नाम है पर्दा। उसमें क्या था, नवाबी जो है शानो शौकत का उल्लेख किया गया कि भाई क्या था, एक शौक था। शौक किस चीज का था, जिसमें एक नवाब को अपने घर के इज्जत कायम रखने के लिए उसको वो पर्दों पे बहुत खर्च करता था। आए दिन जो है पर्दों को चेंज करता रहता था, और उस वजह से भले ही उसके पास खाने पीने की कमी हो, कपड़े की कमी हो, लेकिन घर में पर्दे लगवाता रहता था कि पर्दे पर्दे पर्दे। तो ऐसी एक कहानी है जिसका नाम था पर्दा, तो वो प्रेमचंद की कहानी है। तो इस तरह से नवाबों की जो है कुछ चीजें ऐसी होती जिसकी वजह से वो लगते हैं क्या है, सनक है, उनमें सनकी है, कि वो अपनी ही किसी एक सोच को कायम करने के लिए उसी को करते हैं, फिर चाहे भले उनसे उनका खुद का ही नुकसान हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है, यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक दो तरह की होती है, एक नेगेटिव भी होती है, एक पॉजिटिव भी होती है। भाई नेगेटिव क्या होती है, नेगेटिव यानी कि आप जैसे नवाब वाला उदाहरण देख लो, या कभी हमको कोई सनक चढ़ जाती है कि अरे नहीं मुझे तो ये चीज करनी है, तो उसके लिए हम हर हद पार कर देते हैं, तो एक तरह से नेगेटिव भी है। एक तरह से पॉजिटिव है कि किसी को लगता है कि अरे मुझे तो 100 में से 100 लाने हैं, तो वो वाली सनक अच्छी सनक होती है। क्यों? क्योंकि उससे आपका फायदा होता है। तो सनक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। सनक के दो रूप होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जहां एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में क्या बना देती है, हंसी का पात्र बना देती है, तो वही सनक जो है सकारात्मक पक्ष जो है उसे रातों रात क्या कर देती है, फेमस कर देती है, प्रसिद्ध कर देती है। ऐसी ही कुछ सनकों का उल्लेख जो है नीचे दिया गया है। जैसे राजा राम मोहन राय जो हैं, उनकी सनक थी कि उन्हें समाज में क्या करना है, विधवा विवाह का जो है कानून बनाना है, और उसके लिए उन्होंने ये चीजें की थी, तो ये उनकी एक सनक थी जो कि अच्छी थी। दूसरा, देशभक्ति की सनक सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी को भी थी, जिन्होंने देश को क्या दिलाई, आजादी दिलाई। तो सनक अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत ही बढ़िया लखनवी अंदाज, और इस चैप्टर के बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अभी इस लेक्चर के बाद खीरा काट के खा लेना ना, लेकिन अच्छे से खाना, नवाबों की तरह मत खाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।